नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, कल हमने मॉडल पेपर नंबर 2 के 50 प्रश्न देखे थे और आज वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। दोस्तों, अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मॉडल पेपर मैं दे रहा हूं आपको, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आपकी वर्दी दिलाने वाले ये प्रश्न है, तो बिना स्किप किए और सारे मॉडल पेपर्स को आप रेगुलरली अगर देख लेते हैं तो आपको आपकी वर्दी पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए यहीं से जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो हमारा 51 नंबर प्रश्न है, पौधों में भोजन सुगर का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक द्वारा होता है, बताइए। दोस्तों, जड़ों द्वारा पौधों में ये जो पानी और खनिज है इसको कौन पहुंचाता है, तो इसको जाइलम पहुंचाता है। और ये जो पत्तियों में इसकी जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जब उसके टाइम जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पूरे पौधों में कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है। उसी को ये पूछ रहा है, पौधों में भोजन का मुख्य रूप से परिवहन जो है वह मुख्य रूप से किस ऊतक द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ये क्या करता है, पौधों में जो पत्तियों में बने जो भोजन होता है उनको पूरे पौधों के अंदर पहुंचाता है, और जो जाइलम होता है वह खनिज और पानी को जड़ों से पूरे पौधों में पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, जो परिवहन है वह मुख्य रूप से कौन करता है, फ्लोएम करता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 52। काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर भी बोलते हैं, में किस तत्व की प्रचुर मात्रा होती है जिसके कारण यह कपास के लिए उपयुक्त मानी गई है। दोस्तों, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है। एक आपका जो है यहीं से इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई। दूसरा, ये जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त किस लिए मानी जाती है। दोस्तों, कपास जो होता है उसको नमी नहीं चाहिए, उसको ये मिट्टी जो है, ये काली मिट्टी, यह नमी सोख लेती है, उसकी नमी सोख लेती है। इसी के लिए जो कपास है उसकी वृद्धि जो है बहुत अच्छे हो पाती है। तो काली मिट्टी में ऐसे कौन से तत्व होते हैं, तो आयरन और चूना। दोस्तों, ये दोनों ही नमी को सोखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो कपास के लिए है यह काली मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में क्या होता है, आयरन और चूना होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी जहां सभी धर्मों के लिए विद्वान चर्चा करते थे। दोस्तों, पहली बात तो इबादत खाना में होता क्या था, अकबर ने बनवाया इबादत खाना, और इसमें होता था क्या, ये 1575 में बना था। और इसमें होता क्या था, इबादत खाना में सारे धर्मों के लोग आते थे और अपने अपने धर्म पर चर्चाएं करते थे। तो यह कहां पर बना है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। कहां है, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 54। पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं, लेकिन इसे स्वयं कौन सी संरचना नियंत्रित करती है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथ जो है उसको मास्टर ग्रंथ बोलते हैं। एक चीज और पता चल गई है आपको। दूसरा, इसे कौन सी संरचना या कौन सी ग्रंथ जो है वह इसे नियंत्रित करती है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथ है वह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि खुद भी कई सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है वह क्या करती है, हार्मोन्स को भेजकर पीयूष ग्रंथि को यह निर्देश देती है कि उसे कब और कौन से हार्मोन्स जो है स्रावित करने हैं, यानी कि रिलीज करने हैं। तो पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करती है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। और पीयूष ग्रंथि खुद भी बहुत सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का क्या अर्थ है, दोस्तों, बताइए। जो हमारा अनुच्छेद 129 है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का क्या अर्थ है, मतलब अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत, तो बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ए और बी, यानी कि इसकी कार्यवाही का रिकॉर्ड जो है वह रखा जाएगा और यह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अभिलेख न्यायालय इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यह अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है और इसकी कार्यवाही के रिकॉर्ड जो है वो सुरक्षित रखे जाएंगे। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त दोनों ए और बी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 56।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करा करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसमें आने वाले वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए, प्रकाश का विवर्तन सबसे स्पष्ट तब होता है जब अवरोध का आकार प्रकाश के कैसा हो, तरंगदैर्घ्य से छोटा हो, तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो, तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ा हो या तरंगदैर्घ्य के बराबर हो। दोस्तों कोटि का मतलब है इसके जो लगभग बराबर हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो। दोस्तों जो विवर्तन है ये होता क्या है? जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे, बहुत छोटे से किनारे पर छूता है, उसकी जो छाया है वह किनारों पर फैल जाती है। इसी फैलाव को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। विवर्तन का प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट तब दिखाई देता है जब अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर हो या उसकी कोटि का हो। यदि अवरोध तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ा होगा तो विवर्तन का प्रभाव न के बराबर होगा। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 57। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बताइए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है वह किस आंदोलन के दौरान दिया था? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों 1942 में जब 8 अगस्त 1942 में ये आंदोलन हुआ और इसीलिए 8 अगस्त में हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। और इसी में गांधी जी ने, और ये हो क्या रहा था वहां पर, जब बॉम्बे में जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन चल रहा था। उसी टाइम ने गांधी जी ने अपनी जो प्रसिद्ध उनका भाषण था उसी में बोला था करो या मरो। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे और या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला था करो या मरो। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 58। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? दोस्तों लैगून चिल्का झील जिसे जो है वह किस राज्य में है आपसे पूछ रहा है, बताइए। और यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखिएगा, बताइए किस राज्य में है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, उड़ीसा में है। कहां है ये? उड़ीसा में है हमारी चिल्का झील। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 59। एंजाइम मूल रूप से किस जैव अणु के बने होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वह मूल रूप से किस अणु से बने होते हैं, बताइए। दोस्तों ये बने होते हैं प्रोटीन से। जो एंजाइम होते हैं यह मुख्य रूप से प्रोटीन अणुओं से बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 60। अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्य सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, इन दोनों में अंतर है। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं, यानी कि उनका अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वह अपनी आयु 62 वर्ष की आयु तक उसमें रहते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसका कार्यकाल 65 वर्ष, 6 वर्ष अधिकतम 6 वर्ष, और अपनी आयु यानी कि उनकी 65 वर्ष तक जब तक आयु नहीं हो जाती तब तक वो रिटायर नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 62 राज्य लोक सेवा आयोग और इसमें 65, इतना अंतर है सिर्फ, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 61। ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड ऑफ साउंड किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? सबसे ज्यादा ध्वनि जो है वह किस माध्यम में सबसे अधिक होती है आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर हमारा इस्पात यानी कि ठोस में। जो ध्वनि की स्पीड है वह इस्पात में सबसे ज्यादा होती है और जल में तो उससे कम होती है, फिर वायु में उससे भी कम होती है। तो याद रखिएगा इस्पात यानी कि ठोस में सबसे अधिक चाल होती है ध्वनि की। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 62। भक्ति आंदोलन में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। भक्ति काल के टाइम में जो अद्वैतवाद है उसका सिद्धांत किसने दिया था, बताइए।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी शंकराचार्य। दोस्तों अद्वैतवाद इसका क्या मतलब है? अद्वैतवाद का मतलब है कुछ जीवात्मा है और ब्रह्म यानी कि परमात्मा एक ही है, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए अद्वैतवाद। और इनका प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने, याद रखिएगा। और लगभग 8वीं सदी में, कब किया था? 8वीं सदी में, भक्ति काल चल रहा था जब। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 63। जीएसटी के तहत ई वे बिल कितनी राशि से अधिक के माल के परिवहन पर अनिवार्य है? कितने रुपए के माल के बाद ई वे बिल की जरूरत पड़ती है? बताइए, कितने रुपए की धनराशि के बाद? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 50,000। दोस्तों किसी भी ई वे बिल जीएसटी के नियमों के अनुसार किसी भी माल यानी कि कंसाइनमेंट के मूल्य जो है 50,000 रुपए से अधिक है अगर, तो उसके लिए राज्य में या ई वे बिल होना जरूरी होता है। लेकिन ये कई राज्य में कम और ज्यादा भी हो सकता है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 64। विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा प्रसिद्ध रोग होता है? दोस्तों विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी पेलार्गा। क्या होता है? पेलार्गा होता है। स्कर्वी किससे होता है दोस्तों? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। बेरी किससे होता है? B1 की कमी से। दोस्तों ये होता है B3 की कमी से पेलार्गा, और बेरी जो होता है वो B1 की कमी से होता है। और रिकेट्स किससे होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 65। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा किसके समान होती है? बताइए। अनुच्छेद 324 के तहत जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके कार्यकाल की सुरक्षा जो है वह किसके समान होती है? तो वह होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 66। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था? बताइए, किस वर्ष ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर को अपने अंडर में करने के लिए, इस पर अपना अधिकार जमाने के लिए? जो ऑपरेशन मेघदूत है वो कब चलाया गया था? तो वो चलाया गया था 1984 में। कब? 1984 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 67। रडार का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। जो रडार होता है, आपने कई बार सुना होगा फिल्मों में रडार शब्द, जहां पर देश पर की मूवी बनती है उसमें आपने रडार नाम सुना होगा बार बार। तो उसका जो पूर्ण रूप होता है यानी कि फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ये रेडियो तरंगों का उपयोग करके दूर स्थित वस्तुओं जैसे कि कोई जहाज है, विमान है, उसकी दूरी और दिशा और गति का पता लगाता है। यानी कि कोई जहाज है वो किस दिशा में जा रहा है, कितनी तेज जा रहा है, कितनी ऊंचाई पर जा रहा है, ये सब कौन पता करता है? रडार। और उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 68। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के नरसंहार और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शिलालेख है। और ये शिलालेख है कौन सा? तो ये है 13वां शिलालेख। कौन सा है? 13वां शिलालेख है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में जो कलिंग की युद्ध के बारे में बताया गया है और उसके हृदय परिवर्तन, यानी कि उसने फिर धर्म अपना परिवर्तन कर लिया था और शांति का रास्ता अपना लिया था। कब? 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है वह मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 69। इंसुलिन हार्मोन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए। इंसुलिन जो है उसके लिए, जो हार्मोन है इंसुलिन, उसके लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी फ्रेडरिक बेंटिंग। क्या है? फ्रेडरिक बेंटिंग नामक व्यक्ति को इंसुलिन हार्मोन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 70। अनुच्छेद 355 केंद्र को किस प्रकार की शक्ति देता है? बताइए। जो अनुच्छेद 355 है वह जो केंद्र को शक्ति देता है वह देता है बाहरी आक्रमण और अशांत
से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति देता है। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 355। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 71। भारत का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR किस सिद्धांत पर आधारित उपकरणों में उपयोग होता है? बताइए। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वह किस उपकरणों में प्रयोग होता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर में भी ये उपयुक्त इसका सिद्धांत जो है लगता है, एंडोस्कोपी में भी लगता है जो जांच होती है, ऑप्शन सी हीरा का चमकना, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 72। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? बताइए। भारत का नेपोलियन जो है वह किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ये कहा किसने था इनको, समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन? उसका नाम बताना है आपको, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, VA स्मिथ यानी कि विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला था। और इनकी जो किस पुस्तक में बोला था तो वह थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पुस्तक थी इनकी और इसी पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला था इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 73। नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल होते हैं? दोस्तों नीति आयोग जो है उसकी शासी परिषद में, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? मैंने अगर पिछले वाली वीडियो में ही बताया था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ। और जो शासी परिषद है वो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। कौन कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 74। विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला कौन सा रोग होता है? B1 से कौन सा रोग होता है बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन B1 है यानी कि थायमिन से बेरी हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 75। अनुच्छेद 243G के तहत पंचायतों को कितने विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 243 जो है 243G, इसके अनुसार जो पंचायत हैं उनको 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है। 29 विषयों पर। 29 विषयों में आते कौन कौन है? जैसे कि अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऐसे टॉपिकों पर 29 विषय हैं ऐसे जिन पर कार्य करने की शक्ति दी गई है पंचायतों को। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 76। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेजती है? कौन सी ऐसी परत है वायुमंडल की जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देती है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल जो होता है यही, ये जो जैसे मान लो ये आयन मंडल है, हम यहाँ से कोई कॉल करते हैं तो रेडियो तरंग यहाँ से जाके टकरा के दूसरे के पास, जिसके पास जानी होती है वहाँ पहुँचा देती है। और इसके अंतराल इसमें यानी कि टाइम कितना लगता है? कुछ सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, बहुत ज़्यादा। इतने टाइम में ये इतना ट्रैवल करके हमारे जिसके पास हम कॉल करते हैं वहाँ पहुँच जाती है। और ये कहाँ से टकराती है? तो आयन मंडल में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 77। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित ज्वालामुखियों की पेटी है? दोस्तों पेटी का नाम है रिंग ऑफ फायर और यह किस महासागर में स्थित ज्वालामुखियों की पेटियां हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। दोस्तों रिंग ऑफ फायर जो पेटियां हैं वह प्रशांत महासागर में स्थित ज्वालामुखियों की पेटियां हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 78। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसे ग्रंथ हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है? तो कौन से? विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक हैं जिनको मिलाकर त्रिपिटक बना है। कौन सा? त्रिपिटक बना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 79। डीएनए के एक अणु में एडेनिन हमेशा किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है? बताइए। एडेनिन यानी कि ए, और किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है? तो वह थायमिन के साथ बनाता है। थायमिन यानी कि टी। किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है? टी के साथ यानी कि थायमिन के साथ।
चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 80। अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल, दोस्तों अनुच्छेद 360 है क्या? वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किसके वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकता है? बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और यह इसके दौरान अगर लग जाए तो जो राष्ट्रपति है यह किसके वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकता है? तो वो दे सकता है उच्चतम और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों सहित सभी लोक सेवक के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 81। ध्वनि की पिच मुख्य रूप से किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है? दोस्तों ध्वनि की जो पिच है वह फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस भौतिक राशि पर? तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। दोस्तों ये जो पिच का मतलब है वो आवाज जो है पतली होगी या मोटी होगी? दोस्तों जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा आवाज पतली होगी, और जितनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी ही जो पिच है वह मोटी होगी। यानी कि लड़कियों में, औरतों में पिच कैसी होती है? हाई होती है। इसी के लिए उनकी जो आवाज है बच्चे और औरतों की वो पतली होती है। और फ्रीक्वेंसी किस में कम होती है? मोटी आवाज यानी कि आदमियों में, जानवरों में, कुछ जानवर जैसे कि शेर, उसमें कितनी कम होती होगी, इसलिए उसकी आवाज कितनी मोटी होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 82। अमीर खुसरो का संबंध किस संगीत विधा से सबसे अधिक माना जाता है? बताइए किस संगीत विधा से सबसे अधिक माना जाता है अमीर खुसरो का संबंध? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ख्याल और कव्वाली। दोस्तों ख्याल और कव्वाली का संबंध सबसे ज्यादा अमीर खुसरो के साथ माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 83। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार बेस ईयर क्या रखा गया है? बताइए क्या बेस ईयर रखा गया है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 2011 और 12। जो 2011 और 12 का जो बेस ईयर है वह राष्ट्रीय आय की गणना के लिए रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 84। विटामिन B7 यानी कि बायोटिन की कमी से होने वाली मुख्य समस्या क्या है? दोस्तों B7 की कमी से कौन सा रोग होता है आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों विटामिन B7 यानी कि बायोटिन की कमी से होता है बालों का गिरना और त्वचा रोग। क्या हो जाते हैं? बाल गिरने लगते हैं और त्वचा रोग हो जाते हैं बायोटिन यानी कि B7 की कमी से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 85। अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? बताइए जो भारत की संचित निधि है उससे धन निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता है? तो वह है संसद की यानी कि पार्लियामेंट की। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 86। भारत में पश्चिमी विक्षोभ कहां से उत्पन्न होते हैं जो सर्दियों में उत्तर भारत में वर्षा लाते हैं? दोस्तों ये रहा हमारा भारत, मैप अच्छा नहीं है लेकिन समझ में आ रहा हो, तो ये रहा हमारा भारत। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं ये कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से, इधर से आएंगे और ये सब यहाँ होके ये उत्तर में और पश्चिम में यहाँ पर आके वर्षा करते हैं। कौन से? भूमध्य सागर। और ये कब करते हैं? सर्दियों के मौसम में करते हैं वर्षा, जिसमें गेहूं की लाभदायक होता है। और किधर से? इधर से आते हैं और ये सब यहाँ पर उत्तर और पश्चिमी भारत में सर्दियों के टाइम में वर्षा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 87। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 संस्करण कितने बिट्स का होता है? दोस्तों IPv4 में यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जब होगा तो वह कितने बिट्स का होगा? तो वह होगा 32 बिट्स का। लेकिन अगर IPv6 होगा यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होगा तो कितने बिट्स का होगा? 128 बिट्स का। याद रखिएगा इसका राइट आंसर तो होगा 32 बिट्स, लेकिन अगर IPv6 है जो कि लेटेस्ट है, ये इसका कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स का होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 88। मुगल काल में दीवाने इंशा किस विभाग का प्रमुख होता था? बताइए जो दीवाने इंशा होता था पद, वह किस विभाग का प्रमुख होता था? बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शाही पत्राचार और आदेश। दोस्तों दीवाने इंशा जो होता था, जो पद होता था, वह किस? शाही पत्राचार और आदेश का प्रमुख होता था।
चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 89। शुद्ध जल उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल होता है वो पहली बात तो न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा वो न्यूट्रल होता है, यानी कि यहाँ पर लगभग 7। दोस्तों पीएच मान की जो गणना है, इसके जो स्केल है वो 0 से 14 तक होता है। 7 जो है वो क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है 7। तो जल जो है शुद्ध जल वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होगा यानी कि 7 होगा। और इससे पहले और क्षारीय 0 से 7 तक जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से 14 जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अम्लीय यानी कि खट्टे, क्षारीय यानी कि उनका स्वाद जो है कड़वा होगा। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं 0 से 7 के जो पीएच मान जिनका होगा जो अम्लीय होंगे, और जो क्षारीय होंगे वो लाल लिटमस को नीला कर देंगे। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 90। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दोस्तों मैंने बहुत बार आपको डिटेल में बताया है, जो अस्थायी थे, जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें सबसे वरिष्ठ कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। उसके थोड़े ही दिनों बाद जो हमारे स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, उसका आप कमेंट करके आंसर बताओ। इन्हीं में से है कोई, उनका आप आंसर कमेंट करके बताओ। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 51। स्वायत्त रक्त कणिकाएं यानी कि WBC मुख्य रूप से कहाँ होती हैं जहां इनका निर्माण होता है? दोस्तों कहाँ इनका निर्माण होता है WBC का? स्वायत्त रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों WBC का निर्माण जो है वो अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ? बोन मैरो में होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 92। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपसे पूछ रहा है। देखिए मैंने बोला था ना प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है आपकी परीक्षा में, तो ये जो पूछा है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो अगर पहली बात तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? अगर ये आपको याद है तो आप इसका आंसर टिक लगा सकते हैं सही से। तो 8 राज्य में ये कौन कौन नहीं आ रहा है इसमें? तो इसमें ओडिशा नहीं आ रहा है। दोस्तों जो हमारा कर्क रेखा हमारी है वो यहां से लगभग गुजरती है भारत में, और ओडिशा जो है यहां पर उसके जस्ट नीचे है। यहां पर पश्चिम बंगाल है और यहां पर बांग्लादेश है, तो इसके जस्ट नीचे यहां पर ओडिशा है। ओडिशा से नहीं गुजरती है और यहां इसके ऊपर बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। फिर उसके बाद यहां पर है त्रिपुरा, फिर उसके बाद यहां पर है मिजोरम, यहां पर है मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 93। अलाई दरवाजा किस ऐतिहासिक मीनार का प्रवेश द्वार है? जो अलाई दरवाजा है वो किस ऐतिहासिक मीनार का प्रवेश द्वार है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है उसे अलाई दरवाजा बोलते हैं। दक्षिणी प्रवेश द्वार जो है उसको अलाई दरवाजा बोलते हैं। बनवाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 94। कोशिका के भीतर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है कोशिका के भीतर, बताइए। दोस्तों राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? कोशिका के भीतर प्रोटीन जो है उसका निर्माण होता है राइबोसोम में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 95। अनुच्छेद 323A और 323B संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? दोस्तों जो अनुच्छेद 323 और 323A और 323B हैं वह संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए हैं भाग 14A में। किसमें? भाग 14A में जोड़े गए हैं अनुच्छेद 23A और 23B। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 96। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है, इसे किस वैज्ञानिक ने विस्तार से समझाया है? दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसी के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, और इसी के कारण सूर्य जो है वह शाम के टाइम सूर्य जो है वह कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो यह किस वैज्ञानिक ने विस्तार में बताया है, समझाया है, बताइए। दोस्तों इसको किस वैज्ञानिक ने सबसे विस्तार में बताया है? तो लॉर्ड रेले ने बताया है। किसने बताया है? लॉर्ड रेले ने ये सब विस्तार में बताया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 97। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन
हैं जो सामाजिक सुधारों से जुड़े हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं जो सामाजिक सुधारों से जुड़े हुए हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों सत्यार्थ प्रकार के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 98। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? बताइए। भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है वो कौन सी है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? सबसे लंबी नहर पूछ ले आपसे तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। याद रखिएगा, प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 99। RH फैक्टर का नाम किस जीव के आधार पर रखा गया? बताइए। जो RH फैक्टर है उसका नाम किस जीव के आधार पर रखा गया था, आधार पर पड़ा था? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रीसस बंदर। कौन से जीव? रीसस बंदर के आधार पर RH फैक्टर का नाम पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 100। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? बताइए। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? बताइए। दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। दोस्तों यहीं पर हमारे 50 और यानी कि पूरे 100 यानी कि जो हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 है यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये सब अच्छा लगा है, सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मॉक टेस्ट यानी कि मॉडल पेपर नंबर 3 में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।